Good morning. In the last class, we have discussed about the fundamental rights, and in the second class, we have discussed about the directive principles for the state. I'm having a humble request. अगर आप लोगों को इंग्लिश समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख करके भेजें ताकि मैं थोड़ा सा हिंदी और बोलने का प्रयास कर सकूं। आज हम डिस्कस करेंगे संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका का सबसे बड़ा प्रतीक भारत में राष्ट्रपति। जहाँ तक मैं समझती हूँ ये सबसे हार्ड चैप्टर है इस सेकेंड ईयर का क्लास का, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रणाली प्रैक्टिकली हमें देखने को नहीं मिलती। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को इंडिकेट किया गया है या इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति, इट्स अ बेसिक फंडामेंटल। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। भारत के संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्री परिषद होंगी। कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्री परिषद दोनों होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। इट्स डिफाइंडिंग द मैटर। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, फॉर्मल प्रधान होगा, और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। अब चूंकि कार्यपालिका में राष्ट्रपति शामिल है तो इस बात को डिफाइन कर लीजिए या इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि औपचारिक प्रधान प्लस मंत्रिपरिषद का मतलब कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है आपके हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कि भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। कार्यपालिका के प्रधान का नामांकन अमेरिकी संविधान के समान है, किंतु अमेरिकी संविधान के समान है। दिट इज़ ओनली द नामांकन, ओके, दिस इज़ ओनली द नॉमिनेशंस। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के कार्य और उसकी शक्तियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति के समान नहीं है। अगर आपने सेकेंड ईयर की फर्स्ट बुक में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ा है तो आप लोग समझ पाएंगे कि नामांकन होना या नामांकन के अलावा शक्तियों की सिमिलरिटी होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। अभी मैं आपको वो चीज़ डिस्कस करके नहीं बता सकती बिकॉज वो मेरी राइट में नहीं आता है, पर यदि आप उस चीज़ को समझते हैं और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को आपने पढ़ा है तो आप समझ पाएंगे कि भारत के राष्ट्रपति में और अमेरिकी राष्ट्रपति में फंडामेंटली बेसिकली जो डिफरेंस है वो क्यों है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान ही वास्तविक प्रधान होता है। ध्यान से सुनिए, अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान ही वास्तविक प्रधान होता है, जबकि भारत में अध्यक्षात्मक शासन ना होकर के पार्लियामेंट्री सिस्टम है। वो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ब्रिटेन से हमने एक्सेप्ट किया है। ब्रिटेन से एक्सेप्ट करने के पीछे रीज़न ये था कि चूँकि हम लोग लगभग 200 वर्ष ब्रिटेन के अंडर में रहे थे तो हमारे लिए इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझना, उसको एक्सेप्ट करना बहुत इजी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी ने इन पार्लियामेंट्री सिस्टम को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट किया था, इतना ज़्यादा स्टडी किया था कि भारत जैसी विशाल जनसंख्या के लिए उन्होंने अध्यक्षात्मक की बजाय पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेटर फील किया। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसीलिए उसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। वैधानिक प्रधान का मतलब कानूनी, इट्स लॉजिकली, एंड सेकंड वन प्रैक्टिकल। वास्तविक प्रधान का मतलब जो शक्तियों का उपयोग वास्तव में करता है। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट जैसी है। इट्स रिपीटेशंस अगेन। भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट जैसी है। नाउ वी जस्ट कम टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो ही इज़ अ सुपर, ही कैन ऑर्डर्ड। पर जब आप ब्रिटेन की सम्राट की बात करते हैं तो सम्राट परंपरागत प्रतीक है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटेन की परंपराएं जब हम पढ़ते हैं, जिनको हम अभिसमय कहते हैं, उनको स्टडी करने पे हम देखते हैं कि ब्रिटिश सम्राट जो है इट्स सिंबॉलिक एक है, पर प्रैक्टिकल जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो उस पावर को यूज़ करता है। जबकि सेम स्थिति है, अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक पावर यूज़ करता है। हमारे राष्ट्रपति की स्थिति ऐसी है कि उसका नामांकन जो है वो हमने अमेरिका के राष्ट्रपति के आधार पर कर दिया, पर जब हम शक्तियों की बात करते हैं तो राष्ट्रपति बिल्कुल ब्रिटिश जो राजा है या ब्रिटिश सम्राट है उसके समान है। कहने का मतलब ये हुआ कि शक्तियों का जो इस्तेमाल है, वास्तविक शक्तियों का इस्तेमाल है, वो राष्ट्रपति नहीं कर पाता।
भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, चूँकि ये सबसे सुप्रीम पोस्ट है, सबसे ऊपर है, और सबसे पहला जो व्यक्ति है, पहला जो नागरिक है वो राष्ट्रपति है, उसके लिए सुनिश्चित किया गया है कि भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए या निर्वाचित होने के लिए आपको भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। आपकी आयु 35 वर्ष कंप्लीट हो चुकी हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आप रखते हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आप रखते हो। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। पदाधिकारी का मतलब वो पद जिस पर लाभ की लाभ प्राप्त करने की जो चांसेस है या लाभ प्राप्त करने की जो स्थितियां हैं वो ज़्यादा होती हैं। इस संबंध में संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, संघ तथा राज्य के मंत्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं समझा जाएगा। ये वो पद हैं जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्य का राज्यपाल है, संघ या राज्य के मंत्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं समझा जाता। ये जो लोग हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल हैं या अगर चुनाव लड़ना चाहे तो कोशिश कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य के विधानमंडलों के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति जो है वो इंडियन पार्लियामेंट या 12 राज्य के विधानमंडलों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका वो स्थान रिक्त माना जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई भी अन्य वेतनभोगी पद ग्रहण नहीं कर सकता। भारतीय संघ के इस सर्वोच्च पद के लिए कम योग्यताओं का होना यद्यपि आश्चर्य की बात है, लेकिन जानबूझकर के ये चीज़ें रखी गई ताकि भारत का प्रत्येक नागरिक इस पद के लिए अप्लाई कर सके या एलिजिबल हो सके। ये व्यवस्था जनतांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल है और व्यवहार में देखा जाए तो इस पद पर वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है जिसे बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त हो। इट्स सिंबॉलिक ऑफ द एडमायरमेंट। आप किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति की कुर्सी पर यदि देखते हैं तो वो जो व्यक्तित्व होता है वो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व होता है। यदि हम राधा कृष्णन की बात करें, APJ अब्दुल कलाम की बात करें या किसी और राष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनका नाम आने के बाद में आपको अपने आप ये प्रतीत होता है कि दे आर नॉट common men, they are not common women, they are not common citizens, they are having a special qualifications, they are having the special desire, they are having the special directions, and the most probably things they are very intelligent on their subjects, they are very perfect expert on their subjects. चूँकि योग्यताएं कम हैं, लेकिन हम जब स्टडी करते हैं भारत के राष्ट्रपति के पद की तो हम पाते हैं कि अधिकतर जो पद हैं उन पर बैठने वाले जो व्यक्तित्व हैं वो पद हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सम्मान हिंदुस्तान में प्राप्त किया है। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, पर चूँकि ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है या नई बात है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत कम शब्दों में या कोशिश करके मैं आपको समझा सकूं। भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा, पद्धति के द्वारा होता है और ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। नाउ कम टू दैट कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या है और उसके बाद में एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या है। When we talk about the election system in India, हम ये पाते हैं कि जब MLAs की इलेक्शंस होते हैं तो या लोकल पंचायत, ग्राम पंचायत, परिषद के इलेक्शंस होते हैं, हम जाते हैं वोट कास्ट करने के लिए उस स्पेशल बूथ पर जहाँ पर हमारा वोट कास्ट किया जाना होता है। ये जो इलेक्शंस है इसमें हम भाग लेते हैं पर इनडायरेक्ट भाग लेते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि हम किसी व्यक्ति को चुनते हैं और वो जो व्यक्ति है वो उस इलेक्शन में जाके पार्टिसिपेट करता है एंड दे कॉल द MPs। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड राज्य विधानसभाओं और 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधान की विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं को इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि जो राष्ट्रपति का पद है वो केंद्रीय शासन
केंद्रीय शासन के कंट्रोलिंग बॉडी ना होकर के संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है। सो जब संघीय शासन का प्रधान होता है, इसका मतलब भारत का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, जितनी भी पॉपुलेशन है, उस हर एक व्यक्ति का उसमें शामिल होना ज़रूरी है जो प्रधान चुनना चाहता है। अगर हम मत की बात करते हैं तो बहुत बड़ा कंट्री होने के कारण हम कुछ इलेक्शंस डायरेक्ट नहीं करा सकते, इनडायरेक्ट में हम कराते हैं, क्योंकि इकोनॉमी प्लस टाइम मैनेजमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के चुनाव में ये मेथड जो अपनाया गया उसके पीछे रीज़न ये था कि हर जगह से जो संसद के दोनों सदनों के जो मेंबर्स हैं वो पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, तो हर व्यक्ति का उसमें मत मूल्य आ जाता है। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं ऑब्वियसली दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस, सो दे आर हैविंग द पावर टू चूज द प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट। मैं किसी को मत देती हूँ और मेरा मत किसी और व्यक्ति के द्वारा किसी को चुनने में काम जब आ रहा है तो वो भी मत मेरा माना जाएगा, चाहे उसका मत प्रतिशत कम हो जाता है। जब मैं डायरेक्ट मत देती हूँ तो मेरा वोट एक काउंट होता है, लेकिन जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो उसका प्रतिशत निकलता है और उसमें भी मेरा मत शामिल होता है, चाहे उसका वैल्यू पॉइंट हो, बट दैट इज़ हैविंग द वैल्यू दैट आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। सो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इसीलिए थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि हम उसको डायरेक्ट ना चुन करके इनडायरेक्ट चुनते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संघीय संसद के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को सम्मिलित करके इस बात का प्रयत्न किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं हो, किसी सिंबॉलिक पार्टी से रिलेटेड उस व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए और संघ के सर्वोच्च पद पर वो व्यक्ति बैठे जो वास्तव में इंडियन है, जो वास्तव में किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं है। रिदम